हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो सीटेट का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अब ना केवल जो फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो टीचर इस टाइम हैं उनके लिए भी कंपलसरी हो चुका है। तो बहुत सारे इस बार जो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं उन्होंने भी ये एग्ज़ाम जो था वो दिया हुआ था। बहुत सारे जो टीचर्स थे या बहुत सारे जो फ्रेशर्स आप मान सकते हो, या फिर हो सकता है किसी वजह से एक बार दो बार क्लियर ना हुआ हो, उन एस्पिरेंट्स ने जो ये एग्ज़ाम दिया था तो बहुत कम इस बार जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। तो मैंने आपको एक क्लास में टिप्स और ट्रिक्स बताए थे कि आप कैसे सी टेट का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो उसी को अप्लाई करते हुए आज की क्लास जो है वो मैं लाई हूँ आपके सब्जेक्ट एसएसटी से। अगर आप सी टेट का पेपर नंबर 2 जो है वो एसएसटी सब्जेक्ट से दे रहे हो तो आपके लिए आप आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। आपने क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके कोई भी नॉन जो हैं वो सी टेट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उनके साथ क्लास को शेयर करना है। और क्लास में मुझे एंड में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको क्या कमी लगी, या फिर इसको और इम्प्रूव करना है तब भी आप मुझे बता सकते हो, या फिर किसी और तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पी वाई क्यूज़ मैं आपके लिए आज की क्लास में लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन में हम इसको किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाला ठीक होगा, वो वाला ठीक होगा, लेकिन हम उस कंफ्यूजन में अगर हमें क्वेश्चन आता भी हो तब भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल शांत तरीके से एग्ज़ाम जो है वो देना है। चलिए बिना टाइम गवाए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सी टेट की इसके पहले 5 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 6 रहेगी। और अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ चैनल पर जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो क्लासेस भी रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उस क्लासेस में भी पढ़ाए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें केवल एसएसटी के तीनों पोर्शन रहेंगे, केवल इतिहास ही नहीं, केवल हिस्ट्री नहीं, इसमें जियोग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी और साथ में पेडागोगी के भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेडागोगी जो है वो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेडागोगी का भी। तो आज की क्लास में भी 5 क्वेश्चन जो है वो पेडागोगी से एसएसटी पेडागोगी से रिलेटेड रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, सामाजिक बदलाव और शिल्प, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले 15 क्वेश्चन है वो रहेंगे कि सामाजिक बदलाव और शिल्प। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि तवा मत्स्य संघ का संघर्ष किस राज्य के मछुआरों से संबंधित है। तवा मछली, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तवा मत्स्य संघ जो है ये इसका संघर्ष जो है वो किस राज्य के जो मछुआरे हैं उनका उनसे संबंधित है। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा नदी पर बांध के खिलाफ, नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा है उसके खिलाफ जो है तवा मत्स्य संघ का जो संघर्ष है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में वेलन बगाई, ठीक है, चोल काल में वेलन बगाई जो भूमि है वो किसे दी जाती थी। तो ये वाली भूमि जो दी जाती थी वो गैर ब्राह्मण जो होते थे उनके किसान स्वामियों को दी जाती थी। ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी जो होते थे उनको वेलन बगाई नाम की भूमि जो थी वो दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला में, मुगल वास्तुकला में जो पिएत्रा ड्यूरा, ठीक है, पिएत्रा ड्यूरा जो था वो क्या है। तो मुगल वास्तुकला जो है वो जो पेत्रा ड्यूरा है वो रंगीन पत्थर को उत्कीर्ण कर बनाया गया एक पुष्प पैटर्न है। ठीक है, एक पुष्प पैटर्न है। ठीक है, पत्थर पर उत्कीर्ण करके, ठीक है, पत्थर पर उत्कीर्ण करके एक पुष्प यानी कि फूल पैटर्न जो बनाया गया है उसको कहा जाता है पिएत्रा ड्यूरा। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी मुगल जो वंश है उसकी स्थापना 1526 में, जो एक पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, उसमें उसके साथ ही मुगल जो बाबर था वो जीत गया था, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो थी वो भारत में की थी। तो 1526 आपने याद रखना है, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अहोम जनजाति के लोग जो थे वो मूलतः जो कहाँ से भारत आए थे। अहोम जनजाति जो थे उसके लोग जो थे वो म्यांमार ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है उसमें ये लोग जो थे वो बसे थे, इसलिए वहां से ये ब्रह्मपुत्र घाटी से यानी कि म्यांमार से ये आए, भारत में आए थे, ठीक है। अहोम जनजाति आपने याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध जो था वो घोषित कर दिया गया था। तो सती प्रथा जो थी वो 1829 में एक कानून बना दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून बना दिया गया था जिसमें सती प्रथा को अवैध जो था वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे इसको लेकर, और लॉर्ड विलियम बेंटिक से ये कानून 1829 में पास करवाया गया था कि सती प्रथा को अवैध यानी कि सती प्रथा को बंद किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री पुरुष तुलना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। स्त्री पुरुष तुलना ये एक बुक का नाम है, तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। ये ताराबाई सिंधे की पुस्तक है, ठीक है। ताराबाई सिंधे की ये पुस्तक है। गुलामगिरी पूछी जाती है एक पुस्तक, वो ज्योतिबा राव फुले की है, ठीक है। तो ये दो तीन पुस्तकें ऐसी हैं जो मैक्सिमम सीटेट के हर एग्जाम में होती ही होती हैं, पूछी गई होती हैं किसी ना किसी सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या थी। तो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि बुद्ध की मूर्तियों की पूजा और बौद्धिक सत्व में विश्वास, ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय जो था उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना और बौद्धिसत्व जो था उसमें विश्वास करना। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख सामान्यतः किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाकी अगर उनकी भाषा पूछी जाती है तो मैक्सिमम जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे, प्राकृत भाषा उसको इसको बोला जाता है उसमें थे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आईने अकबरी, आई होप कि ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है कि क्योंकि ये PYQ है, एक तरह से बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब किसी ना किसी फॉर्म चेंज करके इस क्वेश्चन की ये पूछा ही जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग कर दिया जाता है और क्वेश्चन सेम ही रहता है। कि आईने अकबरी के अनुसार राजस्व संग्रह का मुख्य आधार क्या था। राजस्व संग्रह जो संग्रह था यानी कि इकट्ठा करना राजस्व को, वो जो था उसका मुख्य आधार था फसलों की पैदावार और खेती की गई जमीन, ठीक है। खेती की गई जमीन से राजस्व एकत्रित किया जाता था, और फसलों की पैदावार से भी राजस्व जो था वो एकत्रित किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने किस सुधारवादी संस्था की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने, देख लीजिए अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया कि सुधारवादी संस्था। अब बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा क्या होगा, तो सुधारवादी संस्था को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी गई है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और इनका योगदान किसमें था ये मैंने आपको अभी बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे इनका योगदान जो था सबसे ज्यादा था सती प्रथा को बंद करवाने में, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों के कारण जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो था वो सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, कानून बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया था, ठीक है। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो बिरसा मुंडा जो है उन्होंने किस क्षेत्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया था।
छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बंजारों की मुख्य भूमिका क्या थी? मध्यकाल में बंजारों की मुख्य भूमिका थी अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले व्यापारी, ठीक है। जो बंजारे थे वो अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान जो थे वो ले जाते थे, ठीक है। तो बंजारों का बहुत अहम भूमिका थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रशस्ति, प्रशस्ति जो एक शाब्दिक अर्थ है उसका क्या होता है, यानी कि प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति जो है वो राजा की प्रशंसा में लिखा गया वृतांत, ठीक है। राजा की प्रशंसा में लिखा गया वृतांत। राजा जो थे उस टाइम के वो ये करते थे कि एक कवि या फिर एक अच्छे से लेखक को रख लेंगे अपने दरबार में और उसको कहेंगे कि मेरी प्रशंसा में एक बुक लिखी है या एक कृति लिखी है, उसकी उसमें सिर्फ राजा की प्रशंसा होनी चाहिए कि हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है। तो इसका जो प्रशंसा में जो लिखा जाता था उसको प्रशस्ति कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? प्रशस्ति उसको कहते थे। तो इनको अगर इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए तो इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें लिखा गया सभी बातें जो है वो सच नहीं हो सकती हैं, क्योंकि राजाओं के द्वारा स्वयं लिखवाई गई होती है, मतलब उनको स्वयं कहा गया होता है। और जो लेखक थे वो भी लालच के रूप में जो थे वो राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे कि हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है, चाहे वो हो भी ना वैसा, ठीक है। तो इसलिए प्रशस्ति को इतिहास स्रोत के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इतिहास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम जियोग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पीछे की क्लासेस जितनी भी हैं, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको भी जाकर जरूर देखिए। ये क्लास नंबर 6 है, इसके पीछे 5 क्लासेस जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उनको जाकर जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन में ये चैनल, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था। तो जो पहला विश्व युद्ध है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। तो होम रूल जो स्थापना है उसकी की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो इन्हीं वर्षों के दौरान हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर जो था वो होम रूल के लीग की स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आते हैं भूगोल से रिलेटेड, जियोग्राफी, पर्यावरण और संसाधन। जियोग्राफी में टॉपिक रहेगा आज का पर्यावरण और संसाधन, ठीक है। तो जियोग्राफी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है कि पृथ्वी के कुल ताजे पानी यानी कि फ्रेश वाटर जिसको कहा जाता है उसका कितना प्रतिशत जो है वो ग्लेशियरों में है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, उसमें लगभग 70% वाटर है, ठीक है। लगभग 70% वाटर है। अगर इतना ज्यादा पानी है हमारी पृथ्वी पर, तो फिर भी जो पानी, पीने वाला पानी है उसकी समस्या क्यों आती है, ठीक है। क्यों लोगों को जो है वो पीने का पानी जो है वो बहुत कम मिलता है? क्योंकि जो हमारा 70% पानी है वो लगभग या तो समुद्रों में है या ग्लेशियरों के रूप में है, ठीक है। जो जो पीने वाला पानी है, भूमिगत जो जल है वो बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। तो इसलिए हमें जो है वो पानी को लेकर दिक्कत होती है। वैसे आपको पता है समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते हैं, बहुत खारा होता है, ठीक है। और जो ग्लेशियर है वो तो वैसे ही बर्फ के रूप में होते हैं, तो वो उनको भी नहीं हम पानी के रूप में पी सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो पानी की समस्या है उसी वजह से आती है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसका कितना प्रतिशत जो है वो ग्लेशियरों में है। तो उसमें उसका 70% जो है वो ग्लेशियरों में है, ठीक है। किसमें है? ग्लेशियरों में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो रेडियो तरंगों में के परावर्तन में मदद करती है? तो वायुमंडल की परतें आपने देख लेनी है, 5 परतें वायुमंडल की होती हैं, ठीक है। और ये जो रेडियो तरंगों के लिए जो परत रहेगी वो बाह्य वायुमंडल रहेगी, ठीक है। लोनोस्फेयर जिसको कहा जाता है, थर्मोस्फेयर भी इसको कहा जाता है, तो ये बाह्य परत जो है वो रहेगी, ठीक है। तो बाह्य वायुमंडल इसको कहा जाता है। तो इसमें रेडियो तरंगों का परिवर्तन जो है वो उसमें ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पृथ्वी की किस परत में पाए जाते हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो जो पृथ्वी है उसकी सीमा यानी कि समुद्र का क्रस्ट जो है, समुद्री क्रस्ट, उसके उस परत में पाए जाते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे जो बाहरी परत है उसको हम कहते हैं सबसे पतली परत, ठीक है, यानी कि भूपर्पटी जिसको कहा जाता है। उसके बाद आती है दूसरी परत
जिसको मेंटल कहते हैं, और तीसरी परत यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली परत है क्रस्ट जिसको कहा जाता है, उसमें जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम के रूप में पृथ्वी की परत में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त, ठीक है, विश्व का जो सबसे जो गहरा जो ग्रत है, ट्रेंच है, वो कौन सा है, तो वो है मेरियाना ग्रत, ठीक है। और ये कौन से महासागर के अंदर है, ये प्रशांत महासागर के अंदर है, ठीक है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर है। लिथोस, ठीक है, लिथोस शब्द का क्या अर्थ है, लिथोस जो है वो उसको पत्थर, उसका अर्थ जो है वो होगा, ठीक है, पत्थर लिथोस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड किस समय आता है। उच्च ज्वार जो है वो आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब सबसे ऊंचा जो है वो टाइड होता है, ठीक है। सबसे उच्च ज्वार जो है वो होता है, ज्वार भाटा आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो कब होता है ये, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही सीधी रेखा के रूप में होते हैं, तब उच्च ज्वार जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेयरी घास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि बहुत फेमस है, और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी हवाएं, स्थानीय पवने, लोकल विंड्स जो है उसके उदाहरण है। तो कौन सी हवाएं हैं, लू जो है, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा जब लू चलती है तो उसको जो है वो स्थानीय पवन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उसको स्थानीय पवन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ऊंचे जो पेड़ हैं उनकी छतरी को क्या कहते हैं। तो जो अमेजन बेसिन में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ जो पाए जाते हैं उनकी छतरी को कैनोपी कहा जाता है, ठीक है। कैनोपी आपने याद रखना है, अमेजन बेसिन के जंगलों में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो ऊपर की जो छतरी टाइप से बने होते हैं उनको कैनोपी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, ठीक है। दूसरा नाम काली मिट्टी का ही दूसरा नाम जो है वो रेगुर मिट्टी जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है यानी कि सतत विकास जिसको कहा जाता है उसका मुख्य अर्थ क्या होगा। तो सतत विकास जो है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका जो सही अर्थ है उसका ये रहेगा कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना, ठीक है। जो भी हम मतलब जरूरत के हिसाब से, अब उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो पानी की ही बात कर ली, तो पानी अगर मैंने आपको उदाहरण दिया कि इतना कम है पानी हमारे पास जिसको हम पी सकते हैं, बाकी तो पानी चलो है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को ऐसा नहीं है कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए उतना ही हमें यूज करना चाहिए, बाकी हमें पानी जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए जो है हमें जल संकट का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो तीन हैं, तो सबसे ऊपर वाली परत भूपर्पटी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो वो भी भूपर्पटी ही है, ठीक है। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जिसको कहा जाता है वो सबसे पतली परत है और सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट है और ओशिनिक क्रस्ट जो है उसमें मुख्य रूप से किन खनिजों से ये बनी होती है, तो ये बनती है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम से ये परत जो है वो बनती है। नेक्स्ट है आग्नेय, ठीक है। अग्नेय अग्नेय चट्टाने जो होती हैं यानी कि आग्नेय होगा यहाँ पे, आग्नेय चट्टाने जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो आग्नेय चट्टाने बनती हैं पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होकर जमने से, ठीक है। अब ज्वालामुखी जो है वो जब पिघलता है तो जब वो ज्वालामुखी चट्टानों के ऊपर गिरता है तो जो जहां पर वो ठंडा हो जाता है तो उसको आग्नेय चट्टान जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइगा, और ये जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, हम जियोग्राफी का पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम पॉलिटी वाला यानी कि जिसको हम राजनीतिक विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं उससे रिलेटेड हम 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो टाइगा टाइगा जो है वो किन अक्षांशों में पाई जाती है, टाइगा वनस्पति जो है किन अक्षांशों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उच्च अक्षांश यानी कि 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तर तक जो है वो टाइगर वनस्पति जो है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग नंबर 3 यानी कि षष्ठी का तीसरा पोर्शन यहाँ पर आ गया है। तो
इस भाग का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड ये 15 क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो होने वाले हैं। 31 से शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट में एम लिख रही हूँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो रहेगा, ठीक है। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को, ठीक है। किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। और ये भाग नंबर भी पूछा जाता है कि कौन से भाग में ये जो है वो संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में है, ठीक है। कौन से भाग में है, भाग नंबर 3 में जो ये हैं संविधान के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्य काल जो है, 0 आवर्स जो है, उसका क्या अर्थ है। तो संसद में जो शून्य काल है उसका अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है कि प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय जहां महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं। प्रश्न काल जब हो जाता है तो उसके जो बाद का, तुरंत बाद का जो एक समय रहता है, उसमें जब जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शून्यकाल, ठीक है। 0 आवर इसको कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है। तो जो नगर निगम के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको काउंसलर कहा जाता है, उनको पार्षद कहा जाता है, ठीक है। पार्षद उनको कहा जाता है, काउंसलर उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो भारत की जो न्यायपालिका है उसका स्वरूप जो है एकीकृत और स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। न्यायपालिका जो है वो मतलब वो स्वतंत्र है, किसी के बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको यही करना पड़ेगा, आप ऐसा ही करोगे, ठीक है। तो एकीकृत है और स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत घरेलू हिंसा जो है वो महिला संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड जो एक एक्ट बना था वो कब बना था, किस वर्ष लागू हुआ था, 2006 में, ठीक है। 2006 में ये एक्ट जो था वो लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है उसमें जो पहला शब्द है वो क्या है। तो उसमें जो पहले शब्द है वो ये है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता, ऐसा ऐसा कुछ करके है। तो ये आपने जरूर याद कर लेनी है, पूछा जाता है ये। और जो प्रियम्बल है वो उसको मतलब संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी जो के एम मुंशी थे उन्होंने हृदय कहा है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का हृदय जो है वो कहा है, ठीक है। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी कानून को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। अब कोई भी कानून बन रहा है उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है, कौन उसको जो है वो बताएगा कि ये कानून बन सकता है या नहीं, तो वो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो है वो अंतिम स्वीकृति कानून को देता है, ठीक है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में ये बैठक जो थी वो हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके 2 दिन के बाद जब बैठक दूसरी बार हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो एक अध्यक्ष है, ठीक है, वो बना लिया गया था। तो पहली बैठक से आपने ये भी याद रखना है कि डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जो थे वो विधानसभा की बैठक के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है हाशियाकरण। हाशियाकरण जो है वो उसका मुख्य कारण क्या है। तो मर्जलाइजेशन जो है उसका मुख्य
जो कारण है वो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव दोनों ही ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हाशियाकरण जो है वो होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा है उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का। अब यहाँ से हमारे जो 15 क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम हमारे पास आएगी एसएसटी पेडागोगी। ठीक है, तो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 जो है उसका संबंध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल जो इंडिपेंडेंस है उसको रिलेट करता है ये 21, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21A क्या है, उसमें जो है वो ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, आर्टिकल 21। ठीक है, तो यहाँ पर 21 पूछा गया है, वहां पर 21A है, तो ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जो है वो 21 में आता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वहां का राज्यपाल। जिस राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है वहां का राज्यपाल जो है वो जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करता है। ठीक है, ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को कहा जाता है। मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो मिड डे मील जो योजना है वो सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, बाकी पंचायती राज कहाँ पर शुरू हुई थी? पंचायती राज जो है वो गुजरात के नागौर जिले से जो थी वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्य जो सभा है उसके कितने सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों का वो जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत जो है वो करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब पैडागॉगी, शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी कि पैडागॉगी, एसएसटी पैडागॉगी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन अब रहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव जो मेथड है वो क्या है? इंडक्टिव मेथड जो है सामाजिक विज्ञान में वो ये है कि विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की ओर जाना। ठीक है, तो विशिष्ट उदाहरणों से स्पेसिफिक एग्जांपल्स देके आपको फिर बच्चे को जर्नल सिद्धांत, जर्नल थ्योरीज जो है उनकी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आगमनात्मक विधि इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट है एसएसटी कक्षा में कथा वाचन, स्टोरी टेलिंग जो है तकनीक का लाभ क्या है? तो जो कक्षा है, एक बच्चे की क्लास है, उसमें जो कथा वाचन है, स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो उसके उस टेक्निक का लाभ क्या है? तो उसका ये लाभ है कि विद्यार्थी में कल्पनाशीलता और सहानुभूति का विकास होता है। ठीक है, बच्चों को जब हम एक स्टोरी के रूप में कोई भी चीज बताएंगे तो बच्चे जो है वो उस कहानी को इमेजिन करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो कल्पनाशील बनते हैं। ठीक है, उनकी इमेजिनरी पावर जो है वो एक्टिव होती है और सहानुभूति का भी विकास जो है वो होता है। नेक्स्ट है कि ब्लूम के वर्गीकरण में सबसे उच्च स्तर का संज्ञानात्मक कौशल कौन सा है? तो जो सबसे उच्च स्तर का जो संज्ञानात्मक कौशल है वो है सृजन यानी कि मूल्यांकन, क्रिएट यानी कि इवेलुएट। ठीक है, जो नया आया है, जो ब्लूम का वर्गीकरण का नया वर्जन आया है उसमें सृजन दिया गया है, क्रिएटिविटी दी गई है, और जो पुराना था उसमें मूल्यांकन, इवेलुएट जो है, इवेलुएशन जो है वो दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों ही बता दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के जो उच्च स्तर, आपने बाकी ब्लूम का वर्गीकरण का जो एक टॉपिक है ये नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, वहां पर मैंने बहुत आसान शब्दों में ये वाला टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है उसको मूल्यांकन का क्या लाभ है? इस तरह के मूल्यांकन, इस तरह की इवेल्युएशन जो है उसका क्या लाभ होगा? तो इसका लाभ ये होगा कि विद्यार्थी की प्रगति की का निरंतर और संचयी रिकॉर्ड रखना। ठीक है, बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसका जो है वो एक तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM,
टीएलएम में ग्लोब का उपयोग जो है वो किस लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो उसमें पृथ्वी के वास्तविक आकार और संस्थानों को सापेक्ष स्थिति के लिए समझाना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास टीएलएम है तो अगर आप पृथ्वी की वास्तविक आकार पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो पृथ्वी हमारी कैसी है, तो आप उसको टीएलएम से बहुत अच्छे से जो है वो डिफाइन करके बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो इस तरह की पेडागोगी से क्वेश्चन, एसएसटी पेडागोगी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और पीछे मैंने आपको पॉलिटी, जियोग्राफी और जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड 30-15 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पढ़ाए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।